कर्नाटक इंतखाबात के नतायज आ गए हैं और नतायज में बीजेपी को काफी नुकसान हुआ है। और तो क्या ये इत्तेहाद का कमाल है या क्या कर्नाटक की आवाम ने जो फैसला दिया है वो मुल्क की आवाज हो सकता है? क्या इत्तेहाद का असर कर्नाटक के अलावा दूसरी रियासतों में भी दिखाई देगा? तो क्या ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को इत्तेहाद पसंद है? कर्नाटक के लीडरान तो यही कह रहे हैं कम से कम, हालांकि बीजेपी से बेतुकी बात बता रही है। कर्नाटक के ज़िमनी इंतखाबात के नतायज का असर 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में भी दिखाई देगा, क्योंकि कर्नाटक की आवाम ने यह तो बता दिया है कि वो इत्तेहाद के साथ हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से न सिर्फ रियासत में इत्तेहाद की पकड़ मजबूत हुई है, बल्कि पूरे मुल्क में भी एक पैगाम गया है, जिसका असर इस साल होने वाले असेंबली इंतखाबात पर भी दिख सकता है। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब जेडीएस और कांग्रेस का भी यही कहना है कि बीजेपी को रोकना है तो साथ आना ही होगा। The result shows that this coalition is perfect. This coalition, our Karnataka citizens are accepted. That has given the message by getting this kind of result. 2019. This result will going to be a message for the 2019 assembly election in Karnataka. For that, actually, I request all leaders come together and fight against the. Said Mayawati and others. I request all leaders. My personal request to everybody. यहाँ पर हम जीत के जाएंगे तो इससे पूरे देश में मैसेज जाएगा कि हम लोग बीजेपी को रोकने में कामयाब हो गए। मैं यकीन आपको दिलाना चाहता हूं कि 2019 में कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल मिलकर चुनाव लड़के चुनाव जीतेंगे और जो कम्युनल पार्टीज हैं उनको परास्त करेंगे। दरअसल न सिर्फ आम इलेक्शन के लिए बल्कि मौजूदा सरकार के लिए भी ये ज़िमनी इंतखाबात बेहद अहम थे। जब से कांग्रेस और जेडीएस की सरकार बनी है, तब से दोनों पार्टियों के लीडरान की तरफ से बीच बीच में ऐसे बयान आते थे जिससे बीजेपी को इत्तेहाद पर तंज कसने का मौका मिल जाता था। ऐसे में अगर कांग्रेस जेडीएस कमजोर रहती है तो बीजेपी और भी हमलावर हो सकती थी, जिसका सीधा फायदा उसे 2019 के आम इंतखाबात में भी हासिल होता। लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ एक खुशफहमी बता रही है। अभी गले मिलेंगे, फिर गले से बिछड़ेंगे, मिलेंगे, ये सब सारी चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि जब कोई नीति नहीं हो, कोई कार्यक्रम नहीं हो, कोई सैद्धांतिक कमिटमेंट और प्रतिबद्धता नहीं हो, तो इस तरह के गलबहियों के कार्यक्रम चलते रहेंगे और इन गलबहियों के कार्यक्रमों के माध्यम से गठबंधन का रास्ता तय नहीं होता। इन नतायज के बाद कांग्रेस की लोकसभा सीटों की तादाद 49 हो गई है। 2014 में पार्टी को 44 सीटें मिली थी। इन 4.5 वर्षों में पार्टी ने कांग्रेस से 5 सीटें छीनी। 2014 में बीजेपी ने 282 लोकसभा सीटें जीती थी, लेकिन अब तक पार्टी 7 सीटें गंवा चुकी है। इस हिसाब से अब पार्टी के पास लोकसभा में 273 MP हैं। कांग्रेस ने 2014 के बाद से अब तक राजस्थान की 2 सीट, अजमेर और अलवर बीजेपी से छीनी, तो पंजाब में गुरदासपुर लोकसभा सीट भी कांग्रेस ने बीजेपी से छीनी। मध्य प्रदेश की रतलाम सीट भी कांग्रेस ने छीनी थी। हालांकि बीजेपी ये मानकर चल रही कि ये नतीजे जुनूबी हिंद के हैं और इलेक्शन शुमाली हिंद में है। दोनों के सियासी और इलाकाई इशू अलग अलग हैं, लेकिन कर्नाटक के नताइज ये तो साबित कर ही रहे हैं कि बीजेपी को सोचना तो होगा कि कब तक सिर्फ पीएम के सहारे वो जीत के पैमाने तय करेगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी कारकुनान और हामियों की नाराजगी की खबरों ने भी बीजेपी हाईकमान के चेहरे पर शिकन ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। हजरत टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश को मनाने का ऐलान हुकूमत कर चुकी है, लेकिन अब भी वजीर आला की सदारत में मनाई जाने वाली ये तकरीब विधान सौदा में अदा होगी या फिर रविंद्र कला क्षेत्र में, इस पर अभी इख्तलाफ बना हुआ है। गुज़िश्ता 3 बरस से कर्नाटक हुकूमत शेर मैसूर टीपू सुल्तान के यौम पैदाइश सरकारी सतह पर मना रही है और विधान सौदा के बैंक्वेट हॉल में ही इसे मनाया जाता रहा है। हालांकि इस मर्तबा ये सवाल भी उठ रहे थे कि क्या कुमार स्वामी टीपू जयंती मनाने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। रियासत के नायब वजीर आला डॉक्टर जी परमेश्वर ने ये ऐलान किया कि इस मर्तबा टीपू जयंती का प्रोग्राम विधान सौदा के बैंक्वेट हॉल में नहीं मनाया जाएगा, बल्कि कन्नड़ महकमे के रविंद्र कला क्षेत्र हॉल में मनाया जा रहा है। इस पर रियासती वजीर जमीर अहमद ने जी सलाम से बात करते हुए कहा कि टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश को विधान सौदा में ही मनाया जाएगा, जिसकी इजाजत वजीर आला ने दे दी है।
ये 3 साल से बैंक्वेट हॉल में होते आ रहा था कांग्रेस हुकूमत के अंदर। सिद्धरामैया साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जब से अनाउंस हुआ कि टिप्पू जयंती करना करके, उस दिन से टिप्पू जयंती बैंक्वेट हॉल में ही हो रही। इस बार भी हम बैंक्वेट हॉल में ही करेंगे। टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश हुकूमत के महकमा सकाफत के ज़ेरे एहतमाम मनाया जाता है। महकमे की वजीर जयमाला और जमीर अहमद चाहते हैं ये तकरीब विधान सौदा में ही अदा हो। मैं और हमारे कंसल्ट मिनिस्टर जयमाला साहब कंसल्ट पूरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का बुला के मीटिंग करके, मीटिंग में तय हो गया कि बैंक्वेट हॉल में करना करके। वो मीटिंग में तय होने के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री को जाके मिले, हमारे कुमार स्वामी साहब को मिल के उनको वर्दी दिए, भाई ऐसा फलानी मीटिंग में हम बैंक्वेट हॉल में कर रहे हैं। ये नहीं आप खाली फंक्शन का टाइम पूछने का है, आप या दिन में करने का रात में करने का। तो सीएम ने बोला रात में करो। साबिक वजीर आला ने टीपू सुल्तान के यौम पैदाइश को मनाने का जब फैसला किया, तब अपोजिशन में रहे कुमार स्वामी ने इसे वोट बैंक की सियासत करार दिया था और कहा था कि टीपू सुल्तान के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई जाए। यौम पैदाइश मनाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन अब इत्तेहाद की हुकूमत है और कांग्रेस के तमाम फैसले और वादों को निभाना भी जरूरी है। अब देखना होगा कि यौम पैदाइश की तकरीब विधान सौदा में होती है या फिर कन्नड़ भवन में। जी सलाम के लिए बेंगलुरु से शाहिद काजी की रिपोर्ट। और ये एक बार फिर तनाज़ा शुरू होने की उम्मीद बन रही है, इम्कानात दिखते हैं, अंदेशा नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से जो इत्तेहाद की हुकूमत है वो इस प्रोग्राम को करना भी चाहती है, लेकिन बड़े पैमाने पर करने के बावजूद ये नहीं दिखाना चाहती कि वो बहुत अच्छी तरह से मना रही है। उसके लिए कुछ बंदोबस्त उनकी तरफ से किए गए हैं, लेकिन बीजेपी इस पर अपनी सियासत कर रही है। और 2019 के इंतखाबात को देखते हुए, आम इंतखाबात को देखते हुए ये मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ेगा। कुमारस्वामी जो कि इस वक्त कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बार कहा था जब कांग्रेस की हुकूमत थी कि हजरत टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश मनाने से अच्छा है या तकरीबात करने से अच्छा है कि उनके नाम पर यूनिवर्सिटी कायम की जाए। आज जब वो हुकूमत में हैं और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद में हैं, तो उनकी जरूरत भी है और वो भी कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम को करते नजर आ रहे हैं। इधर बीजेपी ने अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया है कि वो इसकी मुखालफत करती रहेगी। शाहिद काजी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फोन हमारे रिपोर्टर हैं जी सलाम के बेंगलुरु से, उनसे बात करते हैं। शाहिद काजी, ये तनाज़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं सीधी इसमें सियासत है, साफ तौर पर नजर आ रही है, और इसको मुद्दा बनाकर 19 तक बरकरार रखा जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही जो है हर साल 10 नवंबर आता है तो उसके पहले ही जो है एक तरह की मुहिम शुरू हो जाती है। कहीं पे टीपू सुल्तान के फेवर में बयानबाजी होती है तो कहीं मुखालिफत में बयानबाजी होती है। कहीं ना कहीं ये जो है एक सियासी मुद्दा बनकर रह गया है। हालांकि जो आम आवाम है उनका कहना है कि जो टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ा और अंग्रेजों से लड़ने वाले वाहिद राजा थे। तमाम तर ज्यादातर जो यहाँ के बादशाह रहे या राजा रहे, तमाम तर लोग जो है अंग्रेजों के साथ मुकाबला करने में नाकाम रहे हैं, लेकिन टीपू सुल्तान कई बार अंग्रेजों का मुकाबला न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि उन्हें हराया भी था। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो कन्नड़ा आवाम है, खास करके उनका कहना है कि टीपू सुल्तान कन्नड़ा के शहदाई थे, वो बहुत ही ज्यादा सेकुलर बादशाह थे। इसके बावजूद जो है सियासी मुद्दा ये बनता ही जा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है इसे सियासी मुद्दा बनाने के लिए जो है टीपू जयंती मनाने का फैसला किया, ये इल्जाम है कांग्रेस पे। और बीजेपी भी जो है इसमें कहीं पीछे हटने का नाम नहीं दे रही है, वो लगातार टीपू जयंती की मुखालिफत करते आ रही है। बिल्कुल, बीजेपी इसकी मुखालफत में है और जिस तरह से, लेकिन इस साल प्रोग्राम की जो जगह बदली जा रही है उसको लेकर के जो हम बातें बता रहे हैं, जो ये लोग बता रहे हैं, वही बातें सही हैं या इसके पीछे भी कोई और वजह है? देखिए, जहाँ तक जगह की बात है, वो हर साल जो है विधानसभा के बैंक्वेट हॉल में ही ये इजलास मुनक्कद होता है और सबसे अहम जगह होती है विधानसभा पूरे रियासत की, और वहाँ पे इसका जो जश्न है वो कहीं ना कहीं बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन अचानक जो है नायब वजीर आला जो है कल अचानक उन्होंने ऐलान किया कि ये विधानसभा में नहीं बल्कि कन्नड़ एंड कल्चर के रविंद्र कलाक्षेत्र हॉल में ये प्रोग्राम मुनक्कद होगा। इसकी वजह उन्होंने बताई कि इख्तलाफ या छेड़छाड़ हो सकता है, इस वजह से जो है सेफ्टी के लिए उन्होंने वो जगह की मुंतकली की है। लेकिन रियासती वजीर बीजेड जमीर अहमद खान ने ये वाजे किया है कि वो वजीर आला से मुलाकात करेंगे और नायब वजीर आला से भी बातचीत करके
टीपू जयंती का जो प्रोग्राम है वो विधानसभा में ही मनाने की कोशिश करेंगे। लगातार सुबह से जो है इसी बात पे पीजेड जमीर अहमद खान मीटिंग कर रहे हैं और वजीर आला को मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम जो है विधानसभा में ही किया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए शाहिद काजी। पूरे मुल्क में शहरों जगहों के नाम बदले जाने का एक तरह से खेल खेला जा रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ तो अब नेम चेंजर के नाम से ही मशहूर हो गए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर बीजेपी ही नाम बदले जाने की मुखालफत कर रही है। बेंगलुरु में महानगर पालिका में बीजेपी के अपोजिशन लीडर पद्मनाभ रेड्डी ने वार्ड नंबर 134 में कुछ जगहों के नाम बदले जाने पर एतराज जाहिर किया है। यहां पर कांग्रेस के कॉर्पोरेटर अजमल बेग ने इस वार्ड के कुछ इलाकों का नाम बदलने का एक प्लान भेजा है। बीजेपी ने इल्जाम लगाया कि ये सब कांग्रेस अकलियतों को खुश करने के लिए कर रही है। कांग्रेस के प्लान के मुताबिक मैसूरू रोड को सुबहानिया मस्जिद रोड, शोभा टेंट रोड को जामिया मस्जिद रोड, बाबूजी नगर को खादत मस्जिद का नाम दिया गया है। इसके लिए अलावा कुछ और जगहों के नाम बदलने की भी तजवीज दी गई है। Congress and JDS coalition ruling in Bangalore Mahanagara approved illegally without discussion in council some Muslims names for roads of Bapuji Nagar ward. The ruling Congress and JDS misusing powers. I, as a leader of opposition, strongly condemn the ruling party decision and will fight till it is been withdrawn. Our country is Hindustan, not Pakistan. यहाँ पे जो है पब्लिक की सहूलत के लिए हमने ये काम किया है, अपना कोई पर्सनल इशू नहीं है। जबकि कोई रास्ता जो उस रोड का कोई नाम ही नहीं है, ऐसे रोडों के लिए हमने नाम दिया जा रहा है, हम लोगों को नाम रखा जा रहा है जैसे कि आइडेंटिफिकेशन के लिए। और वहाँ पे कई लोग जो है पासपोर्ट पोस्टमैन आता है मस्जिदों में डाल के चले जाता है और अपने घर पे यहाँ पे लेकर आता अपने ऑफिस पे सर का अपने को एड्रेस ठीक तरीके से नहीं मिल पा रहा है, क्या करें बोल के। इसके लिए सारे मस्जिद वालों ने मिलकर और हमारे मोहल्ले की सारी पब्लिक मिलकर मुझे मनवी दिया था, लेटर्स दिए, रिक्वेस्टेशन किए हैं कि हम लोगों को ठीक तरीके से लेटर्स सारे जो है अपने कॉरेस्पॉन्डेंस ठीक तरीके से हो। इसके लिए जो है आप कुछ ना कुछ करिए और यहाँ पे जो मेन रास्तों में रोडों में मस्जिद है, इस मस्जिदों का नाम दे बोल के उन्होंने रिक्वेजिशन किया था। तेलंगाना के 119 रुकने असेंबली के लिए 7 दिसंबर को इंतखाबात होने, जिसके लिए धीरे धीरे पार्टियों ने अपने पत्ते भी खोलने शुरू कर दिए। लेकिन तेलंगाना में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद है जो कि किसी भी पार्टी की किस्मत तय करने में अहम रोल अदा करेंगे, इसलिए पार्टियों को मुसलमानों का खास ख्याल रखना होगा। तेलंगाना में मुस्लिम वोटर्स बड़ी तादाद में हैं। माहिरीन मानते हैं कि मुसलमान सियासत की हवा को बदलने की ताकत रखते हैं। यहाँ 12.7% मुसलमान हैं। 119 असेंबली हलकों में कम से कम 40% सियासी पार्टियों की किस्मत का फैसला भी मुसलमान करने जा रहे हैं। तेलंगाना के तकरीबन सभी जिलों में मुस्लिम काफी तादाद में हैं, लेकिन हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर, नलगोंडा, मेडक, निजामाबाद और करीमनगर जिले काफी अहम हैं। तेलंगाना सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 के मुताबिक 1.73 मिलियन मुसलमान सिर्फ हैदराबाद में रहते हैं, जिससे शहर की आबादी का 1/4 हिस्सा और रियासत की मुस्लिम आबादी का 43.5% हिस्सा बनता है। शहर में 24 असेंबली सीटें हैं, जिनमें से 10 सीटों के नतीजे मुस्लिम वोटर्स की तरफ से तय किए जाते हैं। हैदराबाद के ज्यादातर मुसलमान पुराने शहर में रह रहे हैं। यहाँ 2 दहाई तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दबदबा रहा है। पार्टी लगातार पुराने शहर में सभी 7 असेंबली सीटें जीतती रही है। हैदराबाद में MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा दबदबा माना जाता रहा है, लेकिन माहिरीन ये भी मानते हैं कि मुस्लिम वोटर्स के बीच TRS के लिए एक बड़ा फायदा यह है कि KCR को भी मुसलमान काफी पसंद करते हैं। तेलंगाना मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा फायदा KCR ने 200 स्कूलों और कॉलेजों का क़याम खास तौर से मुसलमानों के लिए किया है, जहां उन्हें 12वीं क्लास तक मुफ्त तालीम, खाना और कपड़े दिए जाते हैं। KCR के बेटे और रियासत के IT वजीर KT रामाराव ने कहा कि मुसलमान TRS के इक़्तिदार के दौरान खुद को महफूज महसूस कर रहे थे। तेलंगाना में फिरका वाराना फसाद न होना भी इसकी एक मिसाल थी।
लेकिन कांग्रेस बताती है कि टीआरएस तालीम और रोजगार में मुसलमानों के लिए 12% रिजर्वेशन के लिए एक वादा नाफिज करने में नाकाम रही। कांग्रेस का कहना है कि ये कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने मुसलमानों के लिए 4% कोटा पेश किया था। केसीआर ने इक़्तिदार में आने के 1 साल के अंदर इसे 12% तक बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसे नाफिज नहीं कर सका। तो ये माना जा सकता है कि मुसलमानों का इस्तेमाल तेलंगाना की सियासत में काफी हुआ है, लेकिन उसे हासिल क्या हुआ ये कोई नहीं बता रहा है। सभी पार्टियां मुसलमानों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए फिर से नए वादे कर रही हैं, लेकिन तेलंगाना के मुसलमान किस पार्टी को वोट देंगे ये तो इंतखाबात के नतायज आने के बाद ही वाज़े होगा। जी सलाम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और हैदराबाद कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीआरएस और तेलंगाना के कारगुजार सीएम केसीआर पर हमला किया। कांग्रेस ने कहा कि केसीआर झूठा दावा करते हैं कि मुसलमान उनके साथ हैं, जबकि उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि टीआरएस ने ना तो मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वादा पूरा किया और ना ही वो अभी तक वक्फ की 1 इंच जमीन भी वापस ला सके। मैं उनसे सवाल करता हूं केसीआर साहब, मुसलमान आपके साथ किस तरह आए? आपने 2014 पर शादनगर में 12% रिजर्वेशन का जो वादा किया था, 4.5 साल आपकी गवर्नमेंट रहने के बावजूद आपने कुछ नहीं किया। आप वक्फ बोर्ड का जुडिशियल पावर देंगे, वक्फ बोर्ड को कहा था। आज तक 4.5 साल आपकी गवर्नमेंट रहने के बावजूद आपने जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को नहीं दिया। वक्फ लैंड जो ग्रैब हो गए हैं उसको वापस लाएंगे बोले थे। 4.5 साल गवर्नमेंट रहने के बावजूद भी आपने उस 1 इंच भी वक्फ की जमीन वापस नहीं लाई। आदमखोर बाघिन T1 के एक ऑपरेशन में मारे जाने के बाद से ही असगर अली खान सवालों के घेरे में है। वो अपने वालिद सहाफत अली खान के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि इल्जामात लगाने वाले एनजीओ को जमीनी हालात की जानकारी नहीं है। इसके साथ उन्होंने वजीर मेनका गांधी पर भी हत्या इज्जत का केस करने की बात कही है। शहाफत अली ने कहा कि वो वही काम कर रहे हैं जो जिम कारपेट वाले करते हैं। उन्होंने भी परेशानी खड़े करने वाले बाघों को मारा था। उन्होंने कहा कि जो जानवर परेशानी देते हैं उन्हें मारने का काम दूसरे ममालिक में भी होता है, इसीलिए जो भी सियासतदान और कारकुनान उन पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें ये बंद करना चाहिए। शहाफत अली ने कहा कि उन्होंने और उनके बेटे ने जो किया वो महाराष्ट्र महकमा जंगलात के फैसले की बुनियाद पर किया। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था। See, the operation was carried out at the government by the principal chief conservator of forests, and there were 200 men from the forest department, 100 camera traps, cages, veterinarians. The best veterinarian teams from the country had come. 5 elephants were brought into service, and the best tranquilizing team of veterinarians from Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, all these people had been trying continuously for almost 1.5 years. And when human killings continued, that was the time we were finally called to somehow see that no more human kills took place. We were not called there for tranquilizing or elimination. The Supreme Court had held categorically that T1 has to be tranquilized, if not possible, shot, to prevent any human killing. The Government of India and the Honorable Supreme Court of India was very clear that 14 is enough. They didn't want any more human lives to be lost. That is the time when we were called into this operation. आदमखोर बाघिन अवनी को मारने वाले वालिद शहाफत अली और उनके बेटे असगर अली खान ने इल्जाम लगाने वाले एनजीओ के बारे में कहा है कि उन्हें जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं है। उन्होंने मरकजी वजीर मेनका गांधी पर भी हत्या इज्जत का केस करने को कहा। शहाफत अली ने कहा कि जंगली जानवरों की सिक्योरिटी कानून के बनाने से पहले उन्होंने कई शिकार किए हैं, लेकिन कानून बनने के बाद कभी शिकार नहीं किया। उन्होंने हिंदुस्तान में परेशानी खड़ी करने वाले तकरीबन 50 जानवरों को मारा है या फिर खामोश किया है।
ये काम उन्होंने 40 ऑपरेशंस के तहत किया। उन्होंने कहा कि जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाले अवनी की मौत को कत्ल बता रहे हैं। उसे मारने का फैसला भी अचानक लिया गया था। उस पर इसलिए गोली चलाई क्योंकि वो सुई लगने के बाद महकमा जंगलात के मुलाजमीन के ऊपर छलांग लगा रही थी। उन्होंने कहा कि उन पर लगाए जा रहे सभी इल्जाम गलत हैं। आप कोई भी पॉलिसी बनाइए, मगर जो लोग टाइगर के एरिया में साथ रह रहे हैं, अगर वो एंटी टाइगर हो जाए तो आपकी कंजर्वेशन पॉलिसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। पहले आप वो लोगों को देखिए जो वो एरियाज में रह रहे हैं, उनको आप ऐसे जॉब्स दीजिए जो उससे उन्हें टाइगर प्रोटेक्शन करें, उनकी लाइवलीहुड उससे हो। वो बेसिक ग्राउंड रियलिटी है। आज इंडिया में मोस्ट ऑफ द विलेजेस जो एरियाज टाइगर हैं वो पूरे एंटी टाइगर हैं। तो आप ये तो एक मैनीटर का सवाल था, मगर जनरली भी हम बोल रहे हैं, जब आपका पूरे गांव आपके टाइगर के खिलाफ रहेंगे, आप कैसा टाइगर को बचाएंगे? दरअसल आदमखोर बाघिन पर 13 लोगों की जान लेने का इल्जाम था। जुमे की देर रात को महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में टाइगर T1 उर्फ बाघिन अवनी को मार दिया गया था। अवनी को बचाने के लिए पिछले कई महीनों से मुहिम भी चल रही थी और इस दौरान सदर जमहूरिया से लेकर प्रधानमंत्री तक लोगों ने गुहार लगाई थी, लेकिन कोई अपील काम नहीं आ पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन जानवरों के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम मुसलसल इस मामले पर सवाल खड़े कर रही है। वो ये बोल रहे थे कि उसे मारना ही है, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अगेंस्ट भी बोल रहे थे। वो तो कंटेम्प्ट में बोल रहे थे कि शी हैज टू डाई। तो इनकी मंशा कभी भी ट्रैंक्विलाइज करने की थी नहीं, कभी भी उसे बेहोश करके शिफ्ट करने की थी नहीं, उन्हें मारना ही था। और अगर सही में NTCA या नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और नियमों का पालन होता तो आज वो ट्रैंक्विलाइज हुई रहती और उसे मारा नहीं गया रहता। क्योंकि ट्रैंक्विलाइजेशन करना बहुत एक प्रिसीजन का वर्क है और ये वेटरनेरियन ही कर सकते हैं। रात में जाके जो मारा गया है, ये कोई भी नियम में ऐसा नहीं है कि रात में जाके आप शिकार कर सकते। सदर फेस्ट भैंसों के मेले के तौर पर बहुत मशहूर है और सदर फेस्ट, और इस बार इस मेले की तवज्जो का मरकज बना है शहंशाह 6 फुट ऊंचा और 1500 किलो के वजन वाला भैंसा। इसकी कीमत 25 करोड़ रुपए है। और इस मेले के ऑर्गेनाइजर हरिबाबू यादव ने बताया कि बुल फेस्टिवल सदर सिर्फ हैदराबाद में ही मनाया जाता है और तकरीबन 100 बरसों से ये मुनक्किद होता आ रहा है। इस मेले में इस बार शहंशाह नाम का जो भैंसा है सभी को अपनी तरफ रागिब कर रहा है। हरिबाबू ने बताया कि शहंशाह का काफी ख्याल रखा जाता है। इसे रोजाना 25 लीटर दूध, 1 किलो ड्राई फ्रूट्स और 50 से 100 सेब खिलाए जाते हैं। हरिबाबू ने कहा कि उन्हें शहंशाह की 25 करोड़ की कीमत मिल रही थी, लेकिन वो इसे बेचना नहीं चाहते हैं। इस मेले को मकामी जबान में दुन्ना पोठूला भी कहा जाता है, जो कि जनूबी हिंद में दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इन लोगों का मानना है कि इसी दिन कृष्ण भगवान ने नरकासुर नाम के एक शैतान को मारा था। इंटरनेशनल चैंपियन बुल एक लाए थे हमने 4 साल पहले। वो एक सेंसेशनल न्यूज़ हो गया। वो बहुत बार एक चैंपियन रह सका है युवराज बुल ने, और मोदी साहब ने भी उसको लास्ट टाइम दिल्ली में देखा है और जयपुर में भी बहुत सारे मिनिस्टर्स वगैरह आके देखे सो है। ऐसा अपना भारत देश में ऐसा जो मुर्रा जाति का ये बुल अपना भारत देश में है बोल तो बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये ऐसे ब्रीड को हम बचाना हर किसान के ऊपर जिम्मेदारी है। एक नाज़रीन, तो इस बुलेटिन में भी इतना ही।